हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अभी तक के हमने जो है टोटल 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझते हुए चलेंगे। साथ में उससे और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी जो है हम जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है ताकि आने वाले जो आपका जून में होने वाला पेपर है आपका बिहार स्टेट 2024 का, उसमें आपको इसका आइडिया हो सके कि किस तरह के पेपर का जो है सेटिंग होती है, किस तरह के क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं और पेपर का जो लेवल है वो किस तरह का आपका हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है 51। निम्न में से कौन बीमा निगम का लाभ है? जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, इनमें से सभी। तो अगर हम बीमा निगम के लाभ की बात करते हैं तो देखिए, जोखिम कवरेज तो सबसे मेन है। इसके अलावा आपका ऋण सुविधा और कर लाभ भी आपको जो है मिलता है। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। निम्न में से कौन ठंडा रंग है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। अगर हम ठंडे रंग की बात करें यानी कि कूल कलर्स की बात की जा रही है यहाँ पर कौन से, तो हमने जब कलर व्हील्स पढ़ा है कलर चक्र को, तो उसमें हमने जो है हॉट कलर्स क्या होते हैं, कूल कलर्स क्या होते हैं, आपके प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स क्या, इन सब के बारे में जो है डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को जवाब देने में आई थिंक आसानी होगी। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हरा है, लाल है, नारंगी है, पीला है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो आपका लाल है, नारंगी है और पीला है, ये तीनों ही जो कलर्स आपके यहाँ ऑप्शन में दिए गए, ये कैसे हैं आपके? ये हॉट कलर कहलाते हैं, यानी कि गर्म कलर कहलाता है। और बाकी बचा आपका जो हरा कलर है वो कौन सा आपका है? वो आपका ठंडा कलर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं 53 क्वेश्चन नंबर, तो 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समय के प्रबंधन के लिए यह उपकरण है काम वक्र या फिर वक्र लाइनें, कार्य समय, कार्य अनुसूची। अगर हम समय के प्रबंधन की बात करें उसके लिए उपकरण जो है वो आपका क्या है? काम वक्र होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 54, उसमें पूछा गया आपसे टेक्सटाइल का अर्थ है वीविंग, यहाँ पर आपका है वीविंग दे रखा है, ये वाह है, फेल्टिंग है या फिर नीटिंग है, इनमें से सभी। तो अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो टेक्सटाइल में देखिए मेन होता है बुनाई। जो भी चीज़ें हैं वो उसका अर्थ जो बताता है टेक्सटाइल, वो क्या बताता है? बुनाई का अर्थ बनाता है, यानी कि वीविंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो आपके आंसर की में बिहार के गवर्नमेंट ने आंसर की जारी की, उसमें आपका इनमें से सभी माना है। लेकिन यहाँ पर टेक्सटाइल के अर्थ को अगर हम पूछें तो मेन होता है आपका वीविंग यानी कि बुनाई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है हमारा 55। पटोला बनता है। अब पटोला बनता है यहाँ पर आपसे पूछा गया कहाँ बनता है, आपको ये बताना है। बंगाल में बनता है, बनारस में बनता है, गुजरात में बनता है या साउथ इंडिया में बनता है। तो पटोला जो है एक तरह से आपका क्या है? बनाया जाने वाला परिधान है जो कि आपका गुजरात में बनता है। अगर हम पटोला की बात करते हैं तो पटोला, ये बता दूँ आपको कि जो आपका कड़ियावाड़ और एवं गुजरात है वहाँ पर ये निर्मित किए जाने वाली एक प्रकार की साड़ी के प्रकार होते हैं जो कि पटोला साड़ियाँ कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? सिल्क जो है, सिल्क के धागे से ये निर्मित किया जाता है। ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब बाकी यहाँ से और क्वेश्चन को जो आपके कढ़ाई के बेस पे बन सकते हैं क्या है, देखिए पहले बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। बंगाल में अगर पूछा जाए आपसे कि बंगाल की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे वहाँ का जो सबसे मेन कढ़ाई, प्राचीनतम कढ़ाई को माना गया वो आपका है कांथा। कांथा जो है बंगाल की प्राचीनतम कढ़ाई है। और अगर हम कांथा के अर्थ की बात करें, कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कांथा का क्या अर्थ है, तो कांथा का अर्थ होता है पेबंद लगा वस्त्र। और ये जो वस्त्र बनाया जाता है ये कैसे बनाया जाता है? फटे पुराने जो वस्त्र होते हैं जैसे साड़ी हो गई, धोती हो गई, चादर हो गई आदि, जो पुराने कपड़े होते हैं इनसे तैयार किया जाता है एक नया वस्त्र। उसे ही हम क्या कहते हैं? कांथा कहते हैं, जो कि आपका कहाँ तैयार किया जाता है? बंगाल में तैयार जाता है। अब बनारस की अगर हम बात करते हैं तो बनारस में आपका कौन सा वस्त्र? बनारस में जो आपकी जरी की साड़ियाँ तैयार की जाती है जो कि सोना, चांदी, इस तरह के धातुओं से के जो है धागों से तैयार किया जाता है। तो आप ये बता सकते हैं बनारस का अगर फेमस जो है पूछा जाए आपसे तो क्या है? जरी की कढ़ाई है। इस तरह से लखनऊ से पूछा जाए तो आपको चिकनकारी हो गई, पंजाब की फुलकारी हो गई। इस तरह से अलग अलग जो है राज्यों की अलग अलग जो है कढ़ाइयाँ, उनको भी आप जो है याद कर लेंगे तो क्या होगा? आपके आने वाले टाइम पे आपको जो पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह से आप तरह तरह के जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड केवल वो क्वेश्चन बल्कि अलग क्वेश्चन को भी जो है देखते हुए और समझते हुए चलेंगे।
अच्छा, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा का अगला क्वेश्चन है 56। इसमें पूछा गया है वीविंग और नीटिंग, फेल्टिंग्स और नॉटिंग, ये सभी साधन हैं कपड़े के, रेसे के, धागे के या फिर बुनाई के। अच्छा, अगर हम बात करें वीविंग, नीटिंग, फेल्टिंग्स और नॉटिंग्स, ये सभी किसके साधन हैं? तो ये सभी आपके धागे के साधन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़े संग्रहित किए जाते हैं सूखे, साफ, स्वच्छ, मुड़े हुए। यहाँ मुड़े हुए से मतलब आपका है, हाँ नहीं होगा यहाँ पर, मुड़े हुए से मतलब यहाँ पर आपका है कि तह लगाना, उपयुक्त में से सभी। तो हम जानते हैं जो कपड़ों को जब हम संग्रहित करते हैं यानी कि रखते हैं तो कैसे रखते हैं? उन्हें सुखा के, साफ स्वच्छ करके और उन्हें फोल्ड करके रखते हैं। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। 58 क्वेश्चन नंबर हमारा है बास्केट, पाइल, ड्विल और सटिंग, ये सभी हैं बुनाई के प्रकार हैं, रेसे हैं या फिर पदार्थ हैं या फिर आपकी लाइमिंग्स है। तो ये क्या है? आपका बुनाई है एक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है सिंथेटिक रेशा कौन है? ऑप्शन हमारे हैं पॉलिएस्टर, रियॉन, फेलेक्स या फिर ऊन। तो देखिए फेलेक्स और ऊन की अगर हम बात करें तो फेलेक्स ऊन क्या है? आपके ये नेचुरल जो है रेसे में आते हैं, जिसमें आपका फेलेक्स क्या है? आपका ये प्लांट से मिलने वाला नेचुरल रेसा है, और जो ऊन है आपका क्या है? एनिमल जगत से मिलने वाला आपका जो है प्राकृतिक रेसा है। तो दोनों ही प्राकृतिक रेशा लेकिन अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। ये आपका प्लांट से मिलता है फेलेक्स और ये आपका एनिमल से मिलता है। और रियॉन की बात करें तो ये रीजनरेटेड जो है रेसे के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक रेसा पूछा तो सिंथेटिक रेसा आपका क्या हो जाएगा? पॉलीएस्टर हो जाएगा। पॉलीएस्टर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 60 में पूछा गया है धागे बनते हैं कपड़ों से, रेशों से, सूती से, प्रधान से। तो यहाँ देखिए धागे बनने की बात की गई तो धागे हम जानते हैं, जब हम धागे बनाते हैं तो धागे में क्या होता है? देखिए सबसे मेन चीज़ आप जानते हैं कपड़ा। कपड़ा कैसे बनता है? जब हमने कपड़े बनाने की प्रोसेस पढ़ी तो वहाँ पर हमने पढ़ा जो फाइबर्स होता है, फाइबर्स यानी जो रेशा होता है, रेशों से क्या बनता है आपका? रेशों से अगर हम बात करें तो आपका यान बनता है। यान यानी कि धागा बनता है, और इन धागों का यूज़ करके क्या बनाया जाता है? आपका फैब्रिक बनाया जाता है यानी कि कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो है आपको यहाँ पर अब आंसर तो मिल ही गया होगा इसका। क्या धागे बनते हैं? तो धागे किससे बनते हैं? आपके रेशों से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपसे यान यानी धागा पूछा है, धागा आपका रेशों से बनता है और धागों की सहायता से क्या बनता है? हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है सामूहिक खेल सूचक है, प्रेम व स्नेह का सूचक है, लड़ाई झगड़े का सूचक है, प्रतिस्पर्धा का सूचक है या फिर आपका विकसित सामाजिकता का सूचक है। तो सामूहिक जो खेल होता है वो क्या होता है? हमारा विकसित सामाजिकता का सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन हमारा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए या फिर 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए या फिर 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है वो आपकी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए की गई है। 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है पालव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? आपको ये बताना किस सिद्धांत का निर्माण हुआ है। तो सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का हुआ है, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत का हुआ, पुनर्वलन का सिद्धांत हुआ या अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया का हुआ। तो देखिए ऊपर जो दिए गए वो थॉर्नडाइट का है, नीचे जो आपका दे रखा है ये अनुकूलित और अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये किसका है? पालवों का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 64। एरिस के अनुसार जीवन चक्र डैश में विभाजित है 6, 8, 7 या 10। तो यहाँ बताना जो एरिक्स थे उन्होंने जीवन चक्र को कितने भागों में विभाजित किया। तो एरिक्स जो थे उन्होंने जीवन चक्र को 8 भागों में विभाजित किया था। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं? देखिए पहली अवस्था जो उन्होंने बताई थी, पहला जो जीवन चक्र की भाग बताया था अवस्था वो क्या था? शैशव अवस्था था। दूसरी हमारी प्रारंभिक बाल अवस्था थी। तीसरी खेल अवस्था। चौथी जो बताई थी उन्होंने स्कूल अवस्था बताई थी। 5वीं किशोर अवस्था को बोला था। छठी जो है तरुण वयस्क अवस्था थी, और तरुण के बाद जो है आपकी मध्य वयस्क अवस्था जो थी वो 7वीं थी। लास्ट हमारा जो 8वां था उन्होंने उसको परिपक्वता बताया। तो और ये जो है आपके 8 जो है स्टेजेज इन्होंने जीवन चक्र के बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? पूर्व बाल्य अवस्था स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा शक, किशोर अवस्था घनिष्ठता बनाम लगाव,
सालापूर्व पहचान बनाम कन्फ्यूज़न, मध्य पौण अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना इनमें से जो है आपका करेक्ट मिलान है। तो करेक्ट मिलान अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन जो आपका पूर्व बाल अवस्था वो क्या है, स्वयत्र बनाम शर्म लज्जा शक, ये इसकी अवस्था होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बेंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है, सामाजिक अपेक्षाओं के संचरण पर, अनुकूलन के कारण व्यवहार में परिवर्तन पर, या फिर दंड एवं पुरस्कार पर, अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया पर। तो बेंडूरा का जो अवलोकन अधिगम था वो किस पे बल देता है, हमारा अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया पे बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 67, उसमें पूछा गया आपसे बाल मनोविज्ञान डैश का अध्ययन है, जन्म से परिपक्व अवस्था, प्राणी का विकास, व्यवहार के विज्ञान का, या फिर मन के विज्ञान का, चेतन के विज्ञान का। तो देखिए बाल मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा है जो बाल मनोविज्ञान मतलब वो आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, इन सभी की बातों की गई है। लेकिन यहाँ बाल मनोविज्ञान की बात करें, अगर मनोविज्ञान की बात कीजिए किसका इसका विज्ञान हो जाएगा आपका मन का विज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानव व्यवहार के संदर्भ में प्रक्षेपण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जेम्स ने किया, फ्रायड ने किया, युंग ने किया, या कैटल ने किया। तो मानव व्यवहार के संदर्भ में जो है प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्रायड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, व्यक्तित्व के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं यह विचार किसने प्रस्तुत किया, अल्बर्ट ने किया, कैटल ने किया, युंग ने किया, या फिर एडलर ने किया। तो ये जो दिया था ये किसने दिया था आपके कैटल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्यक्तित्व के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं ये जो है विचार कैटल ने दिया था। कैटल ने जो है इसके अलावा आपके व्यक्तित्व मापनी, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई, तो व्यक्तित्व मापनी भी जो है कैटल के द्वारा ही विकसित की गई थी। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया आपसे 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं, निर्बल बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, या फिर जड़ बुद्धि, या फिर मूर्ख कहलाते हैं। तो 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके जड़ बुद्धि कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आपसे 25 से कम पूछा गया, लेकिन प्रतिभाशाली अगर पूछा जाए तो 130 140 प्लस वाले जो होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं आपके प्रतिभाशाली में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71, मूल्य के वर्गीकरण के यहाँ पर पूछा गया मूल के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, आध्यात्मिक मूल, येन कैन्स प्रकरण धनार्जन का मूल, नैतिक मूल, या फिर संस्कृति का मूल। तो देखिए मूल के जो वर्गीकरण की बात करें तो उसमें आध्यात्मिक मूल भी सम्मिलित है, नैतिक मूल भी सम्मिलित है आपका, और सांस्कृतिक मूल भी सम्मिलित है। ना बस आपका क्या नहीं सम्मिलित है, एन कैन प्रकरण धनार्जन का जो है मूल सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपसे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, बुद्धि के समान तत्व जी तथा विशेष तत्व स्पेशल यानी कि एस के बारे में किसके द्वारा बताया गया है, स्पेयरमैन के द्वारा बताया गया है, या फिर बीने के द्वारा बताया गया है, या टर्मन द्वारा बताया गया है, थर्स्टन के द्वारा बताया गया। तो जो है बुद्धि के समान तत्व की अगर हम बात करें यानी जनरल और स्पेशल के बारे में किसने बताया रखा, तो ये जो है स्पेयरमैन ने बता रखा है, जिसे हम द्विकारक बुद्धि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर तो इसका क्या हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं दुबले और लंबे, छोटे और मोटे, चिड़चिड़े, प्रसन्नचित्त। तो देखिए एंडोमार्फिक व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये पहले तो ये व्यक्तित्व का जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो ये दिया है आपके युंग ने। आपको ये भी याद रखना है कि ये दिया किसके है, तो युंग के द्वारा दिया गया। अच्छा, इन्होंने व्यक्तित्व को जो 3 भागों में डिवाइड किया है, एक तो आपका एंडोमार्फिक है, दूसरा आपका एक्टोमार्फिक है, और तीसरा आपका मेसोमार्फिक है। अच्छा, एंडोमार्फिक में पहले तो यहाँ जान लेते हैं कैसा व्यक्तित्व होता है। एंडोमार्फिक का जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, छोटे और मोटे होते हैं। अब हम बात करें एक्टोमार्फिक, तो एक्टोमार्फिक की जो शारीरिक संरचना होती है वह कैसी होती है, वो जो है आपके दुबले और लंबे पतले इस तरह के होते हैं। और इसके अलावा आपका बचा मेसोमार्फिक। अगर मेसोमार्फिक की बात करें तो ये संतुलित होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे पूछा गया एंडोमार्फिक ले, तो एंडोमार्फिक छोटे और मोटे जो है शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि इसको जो देने वाले कौन है, युंग है। 74 आपका है, इनमें
कौन सा नैतिक विकास का दूसरा चरण है? सिद्धांतवादी, पारंपरिक, पूर्व परंपरागत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नैतिक विकास का दूसरा चरण है वो क्या है? पारंपरिक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अनौपचारिक शिक्षा डैश भी कहा जाता है? आकस्मिक शिक्षा कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, आजीवन शिक्षा कहा जाता है, या फिर सतत शिक्षा कहा जाता है। देखिए, शिक्षा जो होती है आपकी औपचारिक अनौपचारिक दो तरह की होती है, लेकिन आकस्मिक शिक्षा भी होती है। आकस्मिक शिक्षा क्या होती है, या इसका जो आंसर होगा वो आपका आकस्मिक शिक्षा होगा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो एक तरह की आकस्मिक शिक्षा होती है, क्योंकि औपचारिक जो शिक्षा जो होती है वो आपके स्कूल घर में यहाँ पर आपको दी जाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बड़ों से कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है। लेकिन आकस्मिक शिक्षा क्या होती है, वो ऑन द कंडीशनली होती है कि जैसे कैसी जिस परिस्थिति में है, जिस कंडीशन में उस समय हमें जो शिक्षा दी जा रही है वो हमारी क्या होती है, अनौपचारिक होती है, जिसे ही हम आकस्मिक शिक्षा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।